अपने डीएचएच का एक नॉर्मल रैपर अपने एल्बम ईपी या मिक्स टेप की हाइप क्रिएट करने के लिए 2-3 झूठे डायलॉग्स ऑडियंस के लिए पहले से ही तैयार रखता है। यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दिस, यू गाइज डोंट इवन नो व्हाट वी आर कुकिंग, और एक सीन चेंज कर देने वाला डायलॉग। और ज्यादातर केस में इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। उनकी एल्बम ईपी या मिक्स टेप आती है और जो ऑडियंस उनके डायलॉग से प्रभावित होकर उनके प्रोजेक्ट का वेट कर रही होती है उनको निराशा हाथ लगती है। बड़े रैपर्स ऐसा नहीं करते। बड़े रैपर्स लाइक रफ्तार जैसे रैपर्स अचानक से हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 जैसा प्रोजेक्ट ड्रॉप करते हैं और सीन खुद ही कुछ टाइम के लिए चेंज कर देते हैं। या फिर बड़े रैपर्स लाइक एमवे बंटाई और डिवाइन जैसे रैपर्स अपने एल्बम के बारे में जितना होता है उतना ऑनेस्टली बताते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए एक सुपर हिट देके चले जाते हैं। या फिर बड़े रैपर्स लाइक कृष्णा जैसे रैपर्स जो बहुत कम ड्रॉप करते हैं और कुछ नहीं बताते, लेकिन जब रिलीज करते हैं तो उनकी ऑडियंस को मास्टरपीस मिलता है। पर इस बार पूरा डीएचएच 18 मार्च को इंडिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल रैपर बादशाह के एल्बम का वेट कर रहा था। एक कॉमर्शियल रैपर के एल्बम का पूरा डीएचएच इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि इस एल्बम में बादशाह ऑलमोस्ट पूरे डीएचएच को एक साथ लाए थे, और जिन बड़े रैपर्स को साथ नहीं ला पाए थे उनको एल्बम में बादशाह 3-4 बार डिस करके इनडायरेक्टली उनको भी इंक्लूड कर दिए थे। दो बार बनाए मैंने करियर लोगों के, that's why I don't really diss them। डाकू सॉन्ग का रिलीज होते ही हाइप बननी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उसमें बादशाह ने हनी सिंह और एमवे बंटाई पे शॉट लेने के साथ ही ये बता दिया था कि उनकी एल्बम एक था राजा जल्दी रिलीज होने वाली है, और डाकू सॉन्ग भी उसी एल्बम का एक ट्रैक है। जिस एल्बम में कृष्णा, रफ्तार, इक्का, डिवाइन, डीरो जेम्स, सीधे मौत, 47 और MC स्टैन जैसे रैपर्स हो, उस एल्बम की हाइप तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बन जानी है। ऊपर से उसको प्रमोट करने के लिए हनी सिंह और एमवे बंटाई जैसे बड़े रैपर्स पे शॉट लेना और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे एल्बम का एड लगाना, इससे एल्बम की हाइप और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और रही सही कसर शाहरुख खान पूरी कर देते हैं एल्बम के ट्रेलर में अपनी आवाज देकर। अक्सर तूफान से पहले की शांति ये बता देती है कि तूफान आने वाला है। तो फाइनली बहुत तगड़ी हाइप और ऑडियंस के बहुत भयंकर एक्सपेक्टेशंस के साथ बादशाह 18 मार्च की शाम को अपना एल्बम एक था राजा रिलीज करते हैं। मेरे समस्त परिवार वालों, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा इससे पहले। अपना गाना नंबर 1 स्पॉट से हटना नहीं चाहिए। गाना मतलब पूरी एल्बम बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बनता है। अगर कोई शब्द दिखे मतलब फूट सा फैलाता हूँ, मतलब मैं पड़ जाऊँ उसकी एल्बम नंबर 1 पे चाहिए भाई। जिस बड़े लेवल पे बादशाह ने एल्बम का प्रचार किया था और रिलीज के पहले ही जिस तरह रफ्तार और डीनो जेम्स जैसे रैपर्स एल्बम सुन के ये बोल रहे थे कि यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दिस, क्या आने वाला है तुम लोग को बिल्कुल नहीं पता, उससे तो यही लग रहा था कि बादशाह ने जरूर कुछ धमाकेदार, कुछ नेक्स्ट लेवल के बैंगर्स बना रखे हैं। ऊपर से जब बादशाह ने एल्बम रिलीज के दिन ये बोला कि ये एल्बम सीन के लिए है, तो मैंने तो यही सोच लिया था कि अब बादशाह सीन संभालेंगे और सीधे मौत, कृष्णा, रागा, 47 इन सब हार्डकोर रैपर्स के साथ मिलके ऐसे हार्डकोर ट्रैक्स देंगे कि पूरा डीएचएच हिल जाएगा, और SRK भी अपने मन्नत जन्नत जो भी है उसमें बैठ के प्राउड फील करेंगे कि अपनी आवाज मैंने सही जगह दी है। पर जैसे ही एल्बम रिलीज होता है मैं प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ। सीन को डेडिकेट हुए इस एल्बम में मुझे स्टार्टिंग में ही 5 गानों में से 4 गाने कॉमर्शियल देखने को मिल जाते हैं। मेरे मन में तुरंत सवाल आता है कि कॉमर्शियल गाने कब से सीन संभालने लगे, लेकिन मुझे अपने बादशाह भाई पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे की वजह से मैंने एल्बम के और सारे ट्रैक चेक किए तो मुझे पता लगा कि पूरे एल्बम में बादशाह का कृष्णा के साथ एक ही ट्रैक है और उसमें भी बादशाह ने कृष्णा से कॉमर्शियल करवा दिया है। एक ऐसा रैपर जिसने खत्ता फ्लो जैसे प्योर हिप हॉप ट्रैक को पूरे रील पर ट्रेंड करवा के उस गाने को मेन स्ट्रीम करा दिया, उस कृष्णा से बादशाह ने कॉमर्शियल ट्रैक करवा के वापस से उसको अंडरग्राउंड कर दिया। तो मेरे लिए तो बादशाह भाई ने सबसे बड़ा सीन चेंज तो यहीं पे कर दिया था। एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड एल्बम में तुम्हें प्रॉपर इंट्रो, आउट्रो, प्रील्यूड, इंटरल्यूड ये सब देखने को मिल जाते हैं। अगर एल्बम कोई स्टोरी फॉलो करती है तो उसी थीम, उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसके गाने भी प्लेस किए होते हैं। एग्जांपल के लिए तुम कश्मीर के करम एल्बम, एमवे बंटाई के कोट्स या फिर सीधे मौत के बयान और नयाब एल्बम को देख सकते हो, जिसमें उनके कवर आर्ट से ही मालूम हो जाता है कि एल्बम की थीम क्या है, और फिर पूरी एल्बम उसी थीम, उसी स्टोरी को फॉलो करती जाती है। जब बादशाह को ट्रेलर में हमने उनको रशिया में सिंहासन पे मूतते एक गैंगस्टर टाइप रोड में देखा तो उससे तो यही लगा था कि ये एल्बम भी कश्मीर के करम एल्बम की तरह जरूर किसी स्टोरी को फॉलो करेगी। लेकिन एल्बम की रिलीज के बाद तुम्हें अचानक से पता चलता है कि वो सारी चीजें जो तुम्हें एल्बम के ट्रेलर में दिखाई गई थी वो सब एक स्कैम था और एल्बम के गानों का एल्बम के ट्रेलर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर एल्बम में कोई थीम, कोई स्टोरी हो तभी उसको एक अच्छा एल्बम बोला जाएगा। लेकिन ट्रेलर में ये दिखाना कि तुम रशिया में जाके विदेशी लोगों के बीच एक सिंहासन पे मूत रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ गाड़ियां और हेलीकॉप्टर नाच रहे हैं और फिर गाने
प्ले करने पर यह पता चलता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस। बादशाह ने कई बार बोला है कि इस एल्बम पे वो 1.5 साल से काम कर रहे थे। ये बात अगर वो एल्बम के ट्रेलर के लिए बोलते तो एक बार को सब मान भी लेते, क्योंकि ट्रेलर में पैसा मेहनत सब कुछ दिख रहा है। पर बादशाह के इस एल्बम को अगर किसी ने सीरियसली लिया था तो वो सिर्फ ऑडियंस थी। ना तो खुद बादशाह ने सीरियसली लिया, ना मिक्सिंग मास्टरिंग करने वालों ने सीरियसली लिया, और ना ही सीरियसली लिया एल्बम को रिव्यू करने वाले यूट्यूबरों ने। दूसरे यूट्यूबर्स को तो छोड़ो, रोहन कटप्पा तो पता नहीं कौन सा गाजा फूक के आया था, उसने तो एल्बम का नाम ही ETR से EKT कर दिया। एल्बम आर्ट को देखिए काफी एंशिएंट सी फील आती है, बिकॉज उसमें क्राउन इंग्रेव कर रखा है ऑन अ गोल्ड शीट एंड उसके ऊपर एल्बम की एब्रीविएशन लिख रखी है EKT। एल्बम की एब्रीविएशन लिख रखी है EKT। मैं तो डर गया कि अपने एल्बम के कवर आर्ट में बादशाह ने ऐसी कौन सी ब्रेकडाउन करने वाली चीज छुपा दी कि ब्रेकडाउन करने से एल्बम का नाम ही चेंज हो गया और मुझ जैसे नॉर्मल यूट्यूबर इसको पकड़ ही नहीं पाए। पर बाद में पता चला कि गलती हमारी नहीं, रोहन की है। रोहन निरादरी वाला गाजा फूक के आया है और मिस्टेक कर रहा है। रोहन के बारे में और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर बादशाह के एल्बम के गानों पर। सच बताऊं तो करण औजला का ऐसा टाइम चल रहा है कि वो जिस गाने को गा रहे हैं वो सुपरहिट हो जा रहा है। और गॉडडैम गाने की सबसे अच्छी बात ये रही है कि बादशाह ने औजला को लेके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाय मत्थे उत्ते बिंदी नहीं हो, दर्शन दिंदी नहीं हो, दूरों देखे बारियां विचों। करण औजला जिस चीज में परफेक्ट है, बादशाह ने उनको वही करने दिया और दोनों ने मिलके क्या गाना बनाया है। हाय हाय goddamn। लाइक इसने गाने का हुक कमाल का है, और किसी गाने में बादशाह और आस्था गिल दोनों साथ हैं तो गाने का फ्लॉप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनों की आगे पीछे मिट गई रास्ते जाम भरो बाबू अब शुरू। और ऊपर से रफ्तार भी थे गाने में, तो एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई थी इस कोलैब से। मामा बोले थाम्बा बेबी डॉले सोना। लेकिन गाना उस लेवल का नहीं निकला जिस लेवल के लिए बादशाह और रफ्तार जाने जाते हैं। सीधे मत रागा और 47 वाले ट्रैक्स को सुनकर बस तुम यही बोल सकते हो कि बादशाह इन रैपर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, और MC स्टैन वाले कोलैब ट्रैक को सब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ट्रोल किए, जबकि बादशाह ने भले ही गाने की हुक काफी यूनिक और टाइट रखी, लेकिन बीच में जब बादशाह के वर्ड्स बोरिंग लगने शुरू होते हैं तो स्टैन के ही ऑटोट्यून वाले क्लियर वोकल्स गाने को और ज्यादा डिफरेंट और फ्रेश वाइब देते हैं। यार इसलिए आए थे को माज ड्रंक होने के बाद उसको आती मेरी याद, वो इतनी थी हॉट कि मुझसे निकल गया। गॉडडैम गाने के बाद जो ट्रैक्स मुझे एल्बम में अच्छे लगे वो थे जियान, ओ सजना, दीद को तेरी तरह से आ गया, दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना। नखरे नवाबी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखें गुलाबी और अब भाई तेरा हाथ। सोलमेट और डाकू। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा। सबकी तरह कृष्णा का भी एक ट्रैक है एल्बम में, और जिस गाने में कृष्णा है उसमें बादशाह ने 3 सिंगर यूज किए हैं। बादशाह जानते थे कि अगर ट्रैक 2 मिनट 52 सेकंड का होगा तो 3 सिंगर 2 मिनट 52 सेकंड में कितना ही गा लेंगे, तो बादशाह ने सबकी भलाई का सोचते हुए ट्रैक का ड्यूरेशन 10 मिनट का रखा। 10 मिनट के ट्रैक में कृष्णा के 5 मिनट से ज्यादा लंबे और खतरनाक हार्डकोर वर्ड्स को सुनकर कृष्णा के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और बाद में बादशाह को इंस्टाग्राम पे जाके बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। सीरियसली बताऊं तो कृष्णा के कोलैब ट्रैक को सुनकर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। इस गाने में भी सुनने जैसा कुछ नहीं था, फिर भी इस गाने को तुम नेपाली सिंगर प्राजिना के स्वीट वोकल्स की वजह से सुन सकते हो। बाकी इक्का डिनो बादशाह ने फिर से वो जैसा एक ब्रेकअप वाला ट्रैक देने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास ही रह गया, क्योंकि गाने में वो जैसी वाइब नहीं थी। गाने में प्लस पॉइंट ये था कि गाने में तीनों रैपर के वर्ड्स काफी अच्छे थे। एल्बम के और बाकी गाने उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो उनको रिव्यू करना ज्यादा कोई मैटर करता नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आजकल DHH के रैपर्स अपने ऑप्स पे शॉट लेके अपने एल्बम की हाइप क्रिएट करते हैं। सेम ऐसे ही बादशाह ने डाकू ट्रैक में किया हनी सिंह और MV बंटाई पे शॉट लेके। पर जब एल्बम रिलीज हुआ तो सबको पता चला कि बादशाह ने डाकू ट्रैक को छोड़कर 2 और गानों में हनी सिंह को सबलिमिनल्स दिए हुए थे। सबसे पहले बादशाह ने डाकू ट्रैक में शॉट लिया,
इसके बाद बादशाह ने जियान ट्रैक में हनी सिंह को शॉट दिया करने जाएगा ये वो जियान जो तेरी शिज़ कर ले जाएगा। और बादशाह ने हनी सिंह पे तीसरा शॉट बजेंगे बजेंगे ट्रैक में लिया है। कैसे से गाने बना रहा तू 10 लोग मिलके गाने लिखे तेरे फिर भी। ये तो सबको पता है कि बादशाह और हनी सिंह के क्या रिलेशन है, पर एल्बम की हाइप के लिए बादशाह का हनी सिंह पे 3 गानों में शॉट लेना ये दर्शाता है कि जब से हनी सिंह के गानों ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है तब से बादशाह थोड़े और ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। बादशाह के एल्बम रोहन को इतना मिड लगा कि रोहन ने बादशाह के एल्बम को ठीक से रिव्यू तक नहीं किया। जो यूट्यूबर दूसरे रैपरों के एल्बमों के कठिन से कठिन कवर आर्ट को भी अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है, उसने बादशाह के एक था राजा एल्बम के कवर आर्ट को इतना भी सीरियसली नहीं लिया कि वो एल्बम के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी ठीक से पढ़ सके। रोहन का इस वीडियो को सीरियसली ना लेने के 2 रीजन थे। एक तो एल्बम पहले से ही मिड था जिसकी वजह से रोहन ने ज्यादा एफर्ट लगाया नहीं, और दूसरा बादशाह लॉबी का यूट्यूबर होने की वजह से रोहन ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता था, तो बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था रोहन के पास। अगर ऑडियंस को थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो रोहन बादशाह की इस एल्बम को सुपरहिट भी बता सकता था, लेकिन बादशाह की खुद की ऑडियंस बादशाह के एल्बम से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, तो रोहन बादशाह की इस एल्बम को सिर्फ हिट का ही टैग दे सका। बादशाह का एल्बम मिड नहीं हिट है ये बताने के चक्कर में रोहन को कुछ जगह बादशाह की झूठी तारीफ भी करनी पड़ी, तो आओ देखते हैं रोहन की उन झूठी तारीफों की कुछ क्लिप्स। On the flip side of the same point, Badshah didn't let any artist overshadow him. चाहे वो कृष्णा हो, सीधे मौत हो, रफ्तार हो, करण औजला हो, Badshah was at par with all the featuring artists, if not better. रोहन जैसा इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर जब चाटने पे आता है तो ऐसे ही नॉनसेंस स्टेटमेंट देता है। रोहन ने कहा कि पूरे एल्बम में बादशाह ने किसी भी रैपर को खुद को ओवरशैडो नहीं करने दिया। अरे भाई बादशाह भाई ओवरशैडो करने देंगे तब ना कोई ओवरशैडो कर पाएगा। कृष्णा जैसे रैपर से तो बादशाह ने कॉमर्शियल करवा दिया, और डिवाइन से लव सॉन्ग लिखवा लिया, तो ओवरशैडो कैसे होंगे। और सबसे पहले तो बादशाह खुद तो अच्छा करे पहले एल्बम में, तब कोई उनको ओवरशैडो करने का ट्राई करे। पूरे एल्बम में तो बादशाह खुद ही शैडो में रहे हैं। और रोहन कटप्पा को जियान सबसे बेस्ट ट्रैक लगा था, सुनो। And finally, the much awaited track of this album, the outro of this album, a track called Jian. I personally don't think that there's a better way to address the haters than owning the insults in a way Badshah has in this track, on this drill beat. And अगर purely hip hop rap writing के हिसाब से देखा जाए, यानी flow, cadence और similes, metaphors के हिसाब से देखा जाए, तो this track has to be one of the better written tracks by Badshah in his whole career. जियान जैसे ट्रैक को रोहन ने पूरे एल्बम का बेस्ट ट्रैक इसलिए बताया ताकि बादशाह के हेटर्स को रोहन ये बता सके कि बादशाह ने उनको जोरदार जवाब दे दिया है। जबकि जियान कोई बेस्ट या बिगेस्ट ट्रैक नहीं बल्कि एक डिसेंट ट्रैक था। और बादशाह के जिन लिरिक्स, फ्लो, राइम स्कीम्स के बारे में रोहन ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। डीएचएच में कृष्णा के आने के बाद से सारे ही रैपर्स का ऐसे लिरिक्स, ऐसे फ्लो, ऐसे राइम स्कीम्स यूज करना बहुत नॉर्मल हो चुका है और सब कर भी रहे हैं। पर रोहन ने जियान के बारे में ऐसे बताया जैसे कि बादशाह ने कोई लेजेंडरी ट्रैक ड्रॉप किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियान वॉज अ डिसेंट ट्रैक, और अगर सच में तुम सेवेज लाइन्स के साथ साथ बादशाह के अच्छा राइम्स वाला ट्रैक सुनना चाहते हो तो तुम बादशाह के इस ट्रैक को जाके सुन सकते हो। आई कैन गारंटी कि तुम बादशाह के इस ट्रैक को जियान ट्रैक से ज्यादा एंजॉय करोगे। अगर बादशाह जैसे रैपर किसी एल्बम को 1.5 साल देता तो वो कितनी मिस्टेक करता, लेकिन फिर भी एल्बम में अगर 16 गाने होते तो 10 गाने बैंगर बना ही देता। एक था राजा पूरी एल्बम ही जल्दबाजी में बनाई गई, और मुझे नहीं लगता कि बादशाह ने इस एल्बम को 4 महीने भी ठीक से दिए होंगे। एक्सपेरिमेंट के नाम पे कृष्णा, 47, सीधे मौत, रागा जैसे रैपर से जल्दबाजी में कुछ भी गवा लेना, सीन चेंज करने के नाम पे हाइप बनाना और फिर उसमें कॉमर्शियल ट्रैक्स डाल देना, एसआरके को करोड़ों रुपए देकर उनसे वॉइस ओवर कराना, लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग करने वालों को उतने भी पैसे नहीं देना जिससे वो मन लगा के काम कर सके। एक 1.5 साल की एल्बम में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया के नंबर 1 कॉमर्शियल रैपर जब पूरे डीएचएच को एक साथ लाकर एल्बम रिलीज करते हैं तो क्रिएटिविटी से ज्यादा उसमें कॉपीड सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। दोस्त ऐसे जो जानते हैं कि एल्बम अच्छी नहीं बनी है फिर भी बादशाह को झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं और बोलते हैं कि एल्बम बहुत खतरनाक बन गई है, इसका वॉइस ओवर एसआरके से करवाओ और शूटिंग रसियन के साथ रसिया में करो। बादशाह ने ना सिर्फ पूरे डीएचएच के साथ स्कैम किया बल्कि खुद उनके साथ भी स्कैम हुआ है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब बादशाह कोई बड़ा प्रोजेक्ट ड्रॉप करे तो एसआरके से वॉइस ओवर करवाए या ना करवाए, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर थोड़ा टाइम जरूर दें और अपने दोस्त रैपर से थोड़ा कम फीडबैक लें।